हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जुनून तेरे इश्क का भाग 6 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी की सारी सीरीज पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। यश दूर से ही परी पर नज़र बनाए रखता है। कुछ देर बाद उसे वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। देखता है तो देखकर हैरान रह जाता है। क्रिस, परी यहाँ इससे मिलने आई है? क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? तभी क्रिस परी से पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? परी ने कहा, मैं हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में थी, मुझसे मिलने तक तुम नहीं आए। ऐसा क्यों? क्रिस ने कहा, जानता हूँ कि आपको 2 गोलियाँ लगी थी, लेकिन मैं नहीं आ सका। बस यही बात कहने के लिए आपने मुझे बुलाया है? परी ने कहा, जिस दिन मुझ पर हमला हुआ था तुम थे कहाँ? उसने कहा, यह कैसा सवाल है, मैं सगाई में था और आप मुझसे ये सारे सवाल करने वाली होती कौन है? तभी परी क्रिस को जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है, होती हूँ तुमसे यह सारे सवाल करने वाली। मैं तुम्हारी बहन हूँ, वही बहन जो तुमसे बहुत प्यार करती है, वही बहन जिसने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी थी ताकि तुम अपनी बहन की रक्षा कर सको। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा खुद का भाई मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। मैं वही बहन हूँ जिस पर तुमने उस दिन गोलियां दागी थी। यह सुनकर यश और क्रिस दोनों आश्चर्य से भर जाते हैं। क्रिस, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी? तुमने भले ही मास्क पहन रखा था, लेकिन तुम्हारी आंखें दिख रही थी मुझे। क्रिस, यह आंखें मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैं जान गई थी कि तुम ही थे, और मैं यह नहीं पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अपने लिए जो नफरत मैंने देखा था वह नफरत ही थी। क्रिस ने कहा, हाँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी को भी मारने वाली आप ही है, और यह मुझे पूरा यकीन है। मैं बस उनकी मौत का बदला लेना चाहता हूँ आपसे। परी ने कहा, दादाजी की मौत का बदला? वह मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं दादाजी को क्यों मारूंगी क्रिस? वो मेरे भी दादाजी थे, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी। यह बात तुम क्यों नहीं समझते हो? यह एक ट्रैप है जिसमें तुम्हें और मुझे दोनों को फंसाया गया है। क्रिस ने कहा, ट्रैप तो है, और यह ट्रैप रचने वाली आप ही है, जिसमें आपने सारे परिवार को फंसा कर रख दिया है। आपको लालच थी दादाजी की वसीयत का। आप मिलल ग्रुप की नई अध्यक्ष बनना चाहती थी, इसलिए आपने दादाजी के मन में हम सबके खिलाफ जहर घोला ताकि दादाजी आपको चुने। लेकिन उन्हें अपनी गलती का रियलाइज हो गया था और वो वसीयत चेंज करके मायादी को बनाना चाहते थे, और यह आप बर्दाश्त नहीं कर सकी। आप यही सोच रही हैं कि मुझे यह कैसे मालूम हुआ? मुझे वकील अंकल के असिस्टेंट ने सारी बातें बताई है। आप क्यों नहीं चली जाती हमारी ज़िंदगी से? क्रिस ने कहा, उस दिन पार्टी में आपने पापा से कहा कि आप मिलल ग्रुप की नई अध्यक्ष बनना चाहती हैं। मैं पूछ सकता हूँ किस हक से? आपने हमारी कंपनी के लिए किया ही क्या है? दादाजी की वसीयत के हिसाब से भले ही आप कंपनी की नई अध्यक्ष बन जाए, लेकिन उस पर हक सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए। ओह, अब समझे। तो तुम यह सब अध्यक्ष बनने के लिए किए, इसलिए मुझे मारना चाहते थे? परी ने पूछा। क्रिस ने कहा, नहीं, मुझे उसकी लालच नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी की नई अध्यक्ष मायादी ही बनेगी, और यह तभी संभव है जब आप उनके रास्ते से हट जाएंगी। अपने भाई की ऐसी बातें सुन परी की आंखें भर आई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने उनके चंद प्यार के लिए हमारा बरसों का रिश्ता भूल गए। तुमने मुझ में और माया के बीच में तुमने माया को चुना। तुमने आखिर दिखा ही दिया कि तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप का ही खून है, माँ का संस्कार नहीं। अच्छा है, तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे ले लो, लेकिन फिर भी मैं इस रिश्ते की मान रखूंगी, इसलिए मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। क्रिस ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप पुलिस को बता भी देती तो भी मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। और एक बात और सुन लीजिए, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला हूँ। क्रिस वहाँ से चला जाता है। उसके जाते यश परी के सामने आ जाता है, जिसे देख वो परेशान हो जाती है। यश ने पूछा, तुम पर हमला करने वाला तुम्हारा भाई क्रिस है, इसलिए तुमने सच छुपाया? परी बोली, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम हमसे दूर ही रहो। यश उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, नहीं, सवाल मेरा अपना और पराया का नहीं है। सवाल तुम्हारी ज़िंदगी से है, जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसलिए मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। परी उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोली, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो, समझे? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई बुरा नहीं है, उससे गलतफहमी हो गई है। और एक बात और, तुम्हें इन सब में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचना भी नहीं। यश ने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन परी क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा। परी बिना यश से कुछ कहे अपने घर चली जाती है और यश भी उसके साथ चला जाता है। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहते हैं। परी अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। वह तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका खुद का भाई उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा, लेकिन वह अपना दर्द किसी को नहीं बताना चाह रही थी। दोनों घर पहुंचते हैं और परी अपने कमरे में चली जाती है। यश चाहकर भी उसका दर्द कम नहीं कर पा रहा था। वह वहीं सोफे पर लेट जाता है और अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है। यश मन में सोचता है, क्या मुझे महाराज को उस लड़की के बारे में बता देना चाहिए? नहीं बताना भी गद्दारी होगी। कोई भी मामूली सा इंसान हमारे लोक में आ गया, यह कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अभी मुझे महाराज को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। बताने से पहले मुझे एक बार इस लड़की के इरादे से परिचित हो जाना चाहिए। वह महाराज के सामने था। राजा ने उससे कहा, यस, अब समय आ गया है कि तुम्हें वह जिम्मेदारी दी जाए जो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। यस ने कहा, आदेश कीजिए, वचन देता हूँ कि उसे पूरा करने में यदि मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने कहा, तुमसे यही उम्मीद थी यस। तुम्हारे पिताजी ने एक लॉकेट बनाया था, ऐसी लॉकेट जिसमें यूनिवर्स की कुछ ऐसी शक्तियाँ समाहित है जो हमारे लोगों के लिए वरदान है। लेकिन देव यानी कि तुम्हारे पिताजी के मन में लालच आ गया था। वह उस शक्ति का मालिक बनना चाहता था, लेकिन वह कर न सका। अपने मरने से पहले उसने उस लॉकेट को कहीं छुपा दिया था, जिसे ढूंढना तुम्हारा काम है। यश ने पूछा, मैं ही क्यों? मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? राजा ने कहा, तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो तुम्हारे पिता देव के अंदर थी। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, और सबसे खास बात है कि तुम देव के ही बेटे हो। इसलिए उस लॉकेट की शक्तियों को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। आने वाली पूर्णिमा जिसमें चंद्रमा अपने पूरे रूप में रहेंगे, उस लॉकेट की चमक पूरे लोक में फैल जाएगी। यही उसकी पहचान है। यश ने कहा, मैं उस लॉकेट को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। यश वहाँ से निकल आता है, लेकिन उसके मन में परी का ख्याल चलता है, कहीं वो लड़की भी इस लॉकेट को ढूंढने ही तो नहीं आई है। हो सकता है पृथ्वी के लोग बहुत स्वार्थी और मतलबी होते हैं। वह उस लॉकेट की शक्ति से पृथ्वी को कंट्रोल करना चाहती हो। यह सभी सोच ही रहा था कि कुसुम पानी का फुहारा डाल देती है, जिससे वह होश में आ जाता है। गुस्से से उससे पूछता है, क्या बदतमीजी है राजकुमारी? कुसुम उसके साथ हटखेलियाँ करने लगती है। तुम हम पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या करेंगे? तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राजकुमारी कहती है, अच्छा यह बताओ, हम तुम्हें बचपन से पसंद करते हैं, दिखने में सुंदर है, खूबसूरत है, फिर भी तुम हमसे दूर क्यों भागते हो? हमें सभी पाना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारा होना चाहते हैं। वह उससे लिपट जाती है, यस, अब यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। तुम हमें अपना क्यों नहीं लेते हो? लेकिन यश उसे दूर करते हुए बोला, अपनी मर्यादा में रहो राजकुमारी। यह कहकर वह वहाँ से चला गया और कुसुम खरी खरी दांत पिसती रह गई। दूसरी ओर परी यश के घर को बड़े ध्यान से देखती है। यह कैसा घर है? ना किसी तरह का साज सजावट है, नहीं किसी का कोई तस्वीर है। उस खरूस की भी एक भी तस्वीर नहीं है। लेकिन यहाँ वो अकेले कैसे रहता होगा? मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। वह वहीं बेड पर बैठ जाती है और कुछ देर बाद सो भी जाती है। थोड़ी देर बाद यश आता है और उसे सोता हुआ देख बोला, यह तो सो गई है। वह उसके कपड़े को चेक करता है। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके, इसलिए अब उसके उठने का इंतजार करने लगता है। यश कुछ देर बाद उसके चेहरे की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। कितनी मासूम और खूबसूरत है। इंसान इतने मासूम होते हैं क्या? हमने तो हमेशा उनके बारे में बुरा ही सुना है। मुझे इसको देख के ना जाने क्या हो जाता है। वह उसके चेहरे पर उड़ते लटों को हटाता है, जिससे परी उठ जाती है और उसे अपने करीब पाकर घबरा जाती है। वह बोली, कहा था ना दूर रहना। अकेला समझकर क्या करने वाले थे मेरे साथ?
और 1 मिनट, तुम अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। यश उसके सवालों से थोड़ा घबरा गया, फिर सोचकर बोला, तुम भूल गई, यह घर मेरा है, मुझे मालूम है कि अंदर कैसे आना है। यह सुन परी रिलैक्स होती है और बोली, यह कौन सी जगह है? मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ जाने का रास्ता बता दो, मैं चली जाऊंगी। यश ने पूछा, पहले यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे आ गई? परी बोली, मुझे कुछ याद नहीं है, बस मैं नदी में आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाई थी, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँची यह मुझे याद नहीं। यश हैरान होते पूछा, आत्महत्या? और तुम? लेकिन क्यों? परी बोली, मैंने अपनी काबिलियत से अपनी कंपनी खोली, मेरी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन एक दिन मेरी कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लग गया। 500 करोड़ का लोन जिसे हम पूरा नहीं कर पाए, करते भी कैसे जब मालूम ही नहीं था। मैंने अपनों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, यहाँ तक कि मेरे दादाजी भी नहीं। मेरे खिलाफ जांच बैठाई गई और मैं दोषी पाई गई हूँ। मेरे लिए शर्मिंदगी भरा था, इसलिए सुसाइड करना चाह रही थी, लेकिन गलती से बच गई। यश ने पूछा, कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो? कहानी भी तो बना सकती हो। परी झुंझुलाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की? तुम हो कौन जिससे मैं झूठ बोलूंगी? मैंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स तुम्हें शेयर की और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। यश ने कहा, शांत हो जाओ, हम दोनों एक दूसरे से अजनबी है, इसलिए पूछा। परी बोली, सच कहा तुमने, अजनबी, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया और यहाँ तुम्हारे साथ आ गई। वैसे तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करनी चाहिए। यश का फिर भी परी पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन वह उसे दिखाना नहीं चाह रहा था। वह पूछी, चलो अब तुम बताओ, यह कौन सी जगह है और तुम कौन हो? मैं यह यश कहने ही वाला था कि पीछे से परी की आवाज़ से वह सपनों की दुनिया से बाहर आया। परी उसे आश्चर्य से देखती है और पूछती है, मैं यह क्या बार बार बोल रहे थे मैं सपने में? यश ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही सपना ही होगा। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ऑफिस जाना है, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। परी बोली। वह जल्दी से रेडी होकर परी के साथ ऑफिस पहुंचता है। मीटिंग में एक ने परी से पूछा, मिस परी, आपको टोटल 500 करोड़ जमा करने थे, लेकिन अभी तक आपकी कंपनी ने ओनली 200 करोड़ ही जमा कर पाई है, जो आपको हमारी तरफ से मोहलत दी गई थी, जो तय समय पर पूरा नहीं हुआ। परी के बचाव में रोजी ने कहा, आप सभी इस बात से अनजान नहीं हैं कि इन दिनों मिस परी के साथ क्या क्या हादसे हुए हैं, जिस वजह से हमें फंड जुटाने में समय लग रहा है। हमें कुछ और समय मिल जाए तो हम अवश्य पूरा कर देंगे। सभी आपस में विचार विमर्श करते हैं। तभी दूसरे ने कहा, मिस परी, नेक्स्ट मंथ मिलल ग्रुप की अध्यक्ष की वोटिंग होने वाली है। इस लिस्ट में आपके और मिस माया के बीच में टफ कंपटीशन है। उससे पहले यदि आपने कंपनी का पूरा फंड जमा कर दिया तो आपके दादाजी की वसीयत के हिसाब से आप अध्यक्ष होंगी, वरना मिस माया को वोटिंग के हिसाब से अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। मीटिंग ओवर होने के बाद परी चली जाती है। परी अब दिन रात खुद को काम में झोंक देती है ताकि उसकी ज़िंदगी का सूनापन उसे महसूस ना हो। दूसरी ओर माया के घर में अलग ही तमाशा चल रहा था। यह कैसे कर दिया उसने? उसकी कंपनी 200 करोड़ जमा भी कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। अब 300 करोड़ जमा करके वो मेरी ही कंपनी की अध्यक्ष बन जाएगी डैड। माया बोली, अब क्या होगा? जो कंपनी हमारी होनी चाहिए अब वो उसकी हो जाएगी। कुछ तो बोलिए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तभी क्रिस ने टोका, हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है? जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। दादाजी को मारने वाली वही है, एक बार बस साबित हो जाए, इसलिए हमें मिलकर उनके खिलाफ FIR कर देना चाहिए। तभी क्रिस के चेहरे पर एक थप्पड़ देते हुए धीरेन्द्र ने कहा, क्या कहा तूने? FIR करने के लिए क्या सबूत है तुम्हारे पास? मीडिया में एक नए तमाशा बनाना चाहते हो? बिना सबूत हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। तो क्रिस ने कहा, तो क्या करना चाहिए? आप कुछ करते नहीं और हमें करने नहीं देते हो। क्या यूं ही अपनी कंपनी का बागडोर उनके हाथ में दे दे जिसके लिए हम सब ने इतनी मेहनत की है? माया ने कहा, क्रिस सही बोल रहा है डैड, दादाजी ने हमारे साथ अन्याय किया, फिर भी आप चुप रहे, उनसे कुछ नहीं कहा। आप उनके इकलौते बेटे थे, इस हिसाब से आपको इस कंपनी का नया अध्यक्ष होना चाहिए था। यह कंपनी आपको हैंडओवर कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उन्हें आपसे ज़्यादा परी पर भरोसा था। अपने बच्चों की नज़रों में अपने लिए सवाल देख धीरेन्द्र अपने ही नज़रों में गिरता जा रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जहां अपने पिता की तस्वीर को गुस्से से देख रहा था और उस तस्वीर से बात कर रहा था। आपने सही नहीं किया पिताजी, आज मुझे मेरे ही बच्चों की नज़रों से गिरा दिया, जैसे आप मेरी नज़र से गिर गए थे।
मैंने उस परी को अपने रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार आपने उसे बचा लिया। अपनी कंपनी से मैंने 500 करोड़ का नुकसान करवाया और सारे आरोप परी की कंपनी पर डाल दिया। मैंने आपको विवश कर दिया था कि आप उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे वह दिन आज भी अच्छी तरह से याद है जब उसने आपको कॉल किया था मदद के लिए, और मैं वहीं आपके साथ था। उस दिन परी अपने दादाजी को कॉल करती है। दादाजी, दादाजी, आपने न्यूज़ देखी? मेरी कंपनी पर 500 करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि यह सब कैसे हुआ। दादाजी बोले, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है परी बेटा, इसलिए मैंने जांच कमेटी बैठाई है। मिलल ग्रुप यह भी तो तुम्हारी कंपनी है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करूंगा। जो भी मदद बन पड़ेगी हम सब करेंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह सुन धीरेन्द्र की भौवें तन गई थी। उनके फ़ोन रखते ही बोला, आप उस लड़की की कोई मदद नहीं करेंगे। मिलल ग्रुप से उसका कोई रिश्ता नहीं है। यह कंपनी मेरी है, इसलिए मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। सुना आपने? और यदि आपने ऐसा कुछ किया भी तो मैं उसे सारा सच बता दूंगा जो आपने उससे अब तक छुपाया है। अपने बेटे की धमकियों से वो पीछे हट गए थे। वह चाह कर भी परी की मदद नहीं कर सके, जिससे परी पूरी तरह से बर्बाद होने लगी थी। धीरेन्द्र बोला, मैंने सोचा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी हमारी ज़िंदगी में, लेकिन आपने डैड उसे ढूंढ निकाला उस जॉन और रोजी की मदद से। ताजुब की बात थी कि उसे कुछ याद नहीं था कि वो 6 महीने कहाँ थी। उसके बिना हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन आपको चैन कहाँ था डैड? सारी दौलत हमारी कंपनी उसके नाम करना चाहा, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप अपनी गलतियों की प्रायश्चित करने के लिए मेरी शादी संध्या से कर दी, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आप अच्छी तरह से जानते थे कि मैं नगमा से प्यार करता था, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छे बेटे की तरह अपना हर फर्ज निभाया। लेकिन आपने मुझे जानवर बनने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था आपने। जब आपने मिलल ग्रुप की अध्यक्ष परी को चुना, हमें दरकिनार कर दिया। धीरेन्द्र अपने पिता की तस्वीर पर अपना भरास निकालते हुए बोला, क्यों किया आपने ये सब? आप अपनी मनमानी करते रहे और हम चुपचाप देखते रहे। कहा था ना आपसे कि वसीयत में नाम चेंज करने की, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। आपको महान जो बनना था, आप कभी एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। लेकिन मैं वह गलती नहीं करूँगा जो आपने की थी। मैं अपने बच्चों का हक उससे नहीं लेने दूंगा। मैं उनका एक अच्छा पिता बनूंगा और मुझे मालूम है कि अब मुझे क्या करना है। कहते कहते धीरेन्द्र की आंखों में गुस्सा और दर्द का मिला जुला मिश्रण था। ऐसा क्या करने वाला था धीरेन्द्र? कौन सा सच उसके पिताजी ने परी से छुपाया था? क्या था मिलल ग्रुप का भविष्य? क्या परी और यश कभी एक हो पाएंगे? क्या परी को यश के साथ बिताए पल याद आ पाएंगे? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।